हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज है 2 अप्रैल, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल को किस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, हर एक राज्य को कभी ना कभी इंडिपेंडेंस मिली या फिर कभी ना कभी वो अलग हुआ और भारतीय संविधान में उसको अलग से स्थान दिया गया। तो देखो, 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा का स्थापना दिवस। उड़ीसा, जिसका पुराना नाम अगर हम कहें तो पहले उड़ीसा था, ठीक है जी। इसका पुराना नाम उड़ीसा था और 2011 में, मार्च 2011 में अगर हम बात करें तो 113वें संविधान संशोधन में इसका नाम ओडिशा कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसको ना, ये जो दिवस है, जैसे स्थापना दिवस है, इसको ना जो उड़ीसा का है उसको उत्कल दिवस, या फिर अगर मैं वहां की लैंग्वेज के हिसाब से बताऊं तो उत्कल दिवासा भी बोला जाता है। अब देखो, दिवासा जो है ना, एक काइंड ऑफ बंगाली लैंग्वेज का असर है, क्योंकि जो अगर मैं आप लोगों को मैप में दिखा देता हूँ। देखो, मैप में यहाँ पर है उड़ीसा, ठीक है। इसके ऊपर है वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ वगैरह, ये सब जगह हैं, ये छत्तीसगढ़। तो पहले ना ये पूरा का पूरा एक ही जगह थी, ये झारखंड और ये उड़ीसा वगैरह, ये सब ये पूरा मिला के बंगाल कहलाता था। लेकिन अब बाद में इसका विभाजन हो गया और अलग एक राज्य बन गया जिसको उड़ीसा कहा गया, और बाद में इसका नाम चेंज कर उसके उड़ीसा कर दिया गया। तो इसीलिए इसको अब उड़ीसा कहा जाता है। और अब इसके जो राज्य का स्थापना दिवस है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। साथ साथ आप उड़ीसा के बारे में कुछ और चीजें भी याद रखो, जैसे इसका एक राज्यगान भी है। जी हाँ, इसका एक राज्यगान भी है, जैसे देश का हमारे का राष्ट्रगान है, इसका एक राज्यगान भी है जिसका नाम है वंदे उत्कल जननी, जो पिछली साल ही जून जुलाई के आसपास जिसको राज्यगान का दर्जा दिया गया था। उसके लिए भी काफी ज्यादा संघर्ष किया गया और उसके बाद उसको राज्यगान का दर्जा फाइनली दे दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो जैसे उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा से इम्पोर्टेंट कुछ और चीजें भी आप लोग याद रखो। जैसे इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक जी, ठीक है। और इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो आप याद रखो। ओके, बाकी देखो, अगर आप लोग बाकी चीजें भी देखोगे तो यहाँ पर दिया गया जैसे गोवा, तो गोवा का भी आप लोग याद रखो। एक जैसे स्थापना दिवस आप मान लीजिए 19 नवंबर, ये है गोवा का स्थापना दिवस। जैसे पुर्तगाली से जब वो अलग हुआ, फिर भारतीय राज्य बना, स्वतंत्र हुआ पूरी तरीके से, उसके बाद ये 19 नवंबर को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। साथ साथ उत्तराखंड की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर को ये अलग से एक स्टेट बना था, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? 2020 का सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, इनको दिया गया है। देखो, सरस्वती सम्मान होता क्या है? देखो, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में देने वाला सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार होता है। सर्वोच्च साहित्य मतलब साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान जो दिया जाता है वो यही होता है। बाकी देखो, ये किसको दिया गया? ये दिया गया डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। शरण कुमार लिम्बाले हैं कौन? देखो, ये आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, इनकी एक पुस्तक है जो इन्होंने लिखी है, जिसका नाम है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, ये है सनातन, और ये हैं शरण कुमार लिम्बाले। ये प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, और इन्हीं की पुस्तक है सनातन, जिसको सरस्वती सम्मान 2020 प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इस सम्मान में इनको 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाएगी। तो ये एक सम्मान के तौर पे दिया जाता है। ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 से चलाया जा रहा है सरस्वती सम्मान समारोह, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब ये जो इनकी पुस्तक है सनातन, ये किस बारे में है? तो देखो, ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेज है। जैसे हम कह सकते हैं, जो दलित समाज है उनके संघर्षों के बारे में इसमें काफी अच्छी तरीके से बताया गया है, और इसी कारण इसे जो इस बार का सरस्वती सम्मान है वो दिया जा रहा है। 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया जा रहा है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि जीत, ये नेम्स ऑफ द वुमेन किताब के लेखक कौन है? तो ये हैं जीत थाइल। जीत थाइल ने नेम्स ऑफ द वुमेन नामक किताब लिखी है। अब ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो देखो, सबसे बड़ी चीज है ना, इनकी कई सारी, ये काफी ज्यादा फेमस राइटर हैं, और इनकी एक किताब थी जिसका नाम था, एक सेकंड,
इनका नाम था नार्कोपोलिस, जिसको 2012 में मैन बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था और साथ ही साथ उसे दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए DSC अवार्ड दिया गया था, मतलब वो पुरस्कार उन्होंने जीता था। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर हैं, काफ़ी अच्छी बुक लिखते हैं। और ये जो बुक है ना, इस पुस्तक में इन्होंने महिलाओं का उल्लेख किया है जिनकी भूमिकाएं गॉस्पेल में दबा दी गई हैं, कम कर दी गई हैं, और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनती है बुक, और ये आप लोगों के एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी हैं। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि नेम्स ऑफ द वुमेन किताब के राइटर कौन है, जीत थाइल हैं। साथ साथ देखो एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, यह है समीर सोनी। समीर सोनी इन्होंने बुक लिखी है माई एक्सपीरियंस विद साइलेंस, ये भी काफ़ी फेमस राइटर हैं, ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। साथ साथ देखो ये है जनरल विपिन रावत, इनके बारे में आप लोग बताइए ये आखिरकार है कौन। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक बुक है बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी, जिसे लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह एंड ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार ने। तो उसका विमोचन इन द सेंस आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे प्रस्तुत करना या किसी के द्वारा एक तरीके से उसको प्रेजेंट करवाना, वो काम किया है जनरल विपिन रावत ने। बुक का नाम आप लोग याद रखिएगा, बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। साथ साथ आप लोग कमेंट में बताइएगा जनरल विपिन रावत कौन है। आई नो आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो उम्मीद करता हूँ अपने से सभी लोग जवाब जरूर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि IIM जम्मू में किसने आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है। तो ये किया है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये किसने किया है कि रमेश पोखरियाल जी ने किया है। अब देखो आखिरकार ये है क्या, देखो यहाँ लिखा है आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, ये आखिरकार ये चीज क्या है। तो ये केंद्र लोगों को मानसिक तनाव को दूर करने तथा सकारात्मक ऊर्जा को फैलाने के लिए बनाया गया है। IIM जम्मू में सभी हितधारकों के लिए समग्र विकास को प्रोत्साहित करेगा तथा प्रचारित करेगा। मतलब ये सभी के लिए है, जितने मोस्टली जैसे स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है पढ़ाई का, एग्ज़ाम्स का, और इस टाइम तो कोरोना चल रहा है, कोई भी एग्ज़ाम्स का पता नहीं है कब होंगे नहीं होंगे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं बच्चे, और कॉलेजेस में भी यही हाल है। तो इसीलिए ये चीज़ एक आप कह सकते हो कि सेंटर खोला गया है वहाँ पर, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अंतर्गत देखो 5 श्रेणियों में से बांटा गया है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि काउंसलिंग है, और बाकी जो तनाव है, इन चीज़ों को दूर करने में किस तरीके से काम किया जाएगा, वो सब चीज़ें हैं जो यहाँ पर बताई जाएंगी स्टूडेंट्स को। साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होगी, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर की गई हैं। और अगर ये प्लान काम करता है ना, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ भारत के अलग अलग जगह पर भी खोली जाएगी, आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस। ओके, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है UNI कार्बन कार्ड किस बैंक द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एक कार्ड लॉन्च किया है, देखो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ये देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने NPCI के रुपए प्लेटफॉर्म पर HPCL सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये ग्राहकों के लिए जो एक तरीके से कह सकते हो ना क्या हेल्प करेगा, तो ये मूल्यों को बढ़ाने में हेल्प करेगा। ये कई सारे मुफ्त उपहार देगा, जैसे कि आप कह सकते हो कि आप अगर पेट्रोल वगैरह भरवाते हो तो उस पर जो अतिरिक्त वैट लगता है वो उस पर इसको छूट मिल जाएगी, कैशबैक मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आप इससे अपना पेमेंट कर सकते हो। इसकी लिमिट काफ़ी अच्छी सेट की गई है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो आपको अमाउंट लौटाना है ना, उस पर इंटरेस्ट भी काफ़ी कम रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस कार्ड से होंगी, तो इसलिए ये कार्ड लॉन्च किया गया है। और ये कुछ देखो काइंड ऑफ आप लोग को देखने को भी लग रहा होगा कि ये देखिए जैसे HP है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये पेट्रोल पंप वगैरह जो मैं आपको बता रहा था कि आपको जो आप पेट्रोल वगैरह भरवाते हो या डीजल वगैरह लेते हो तो उस पर छूट देगा, वो चीज़ है ये। और ये डिजिटल है पूरी तरीके से, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि किस बैंक ने ये किया है। साथ साथ आप लोग याद रखिए, देखिए यूनियन बैंक, अब यूनियन बैंक के बारे में बात की, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात हुई है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 11 नवंबर और 1919 को 1919 को यानी कि। और इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। साथ साथ देखो इसके जो इस समय पर करंट CEO हैं वो हैं राज किरण राय जी। कौन है? राज
किरण रॉय। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है छोटी छोटी चीजें एग्जाम्स में। आप उम्मीद करता हूँ आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वज्र प्रहार, ये बहुत ही फेमस एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये किन देशों के बीच में हाल ही में संपन्न किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में संपन्न किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच में कई सारी एक्सरसाइज होती हैं और रिसेंटली वज्र प्रहार है जो कि संपन्न की गई है। ये कहाँ पर हुई थी, ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हिमाचल प्रदेश में संपन्न की गई है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, साथ साथ ये अभ्यास क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखो, इसका उद्देश्य है कि संयुक्त मिशन योजना तथा परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं तथा अनुभवों को साझा करना। भारत की जो सेना है और जो यूएस की सेना है, उनका साथ में मिलकर अगर कोई आपदा आ जाती है या फिर कोई आतंकी हमला होता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है जहां पर दोनों की मतलब अब सेनाओं को एक दूसरे की जरूरत पड़े, तो ये एक तरीके से एक दूसरे में कॉम्बिनेशन या मैं कहूँ एक तरीके से तालमेल बिठाने वाली चीजें होती हैं जो कि की जाती हैं। अगर इस तरीके से काम किया जाता है तो जब जरूरत पड़ती है ना, तो आपको तालमेल बिठाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है और कुछ भी हो उसमें चीजों से निपटने में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो इस तरीके से ये अभ्यास किया गया है हाल ही में, हिमाचल प्रदेश में ये हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश का भी अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि किस जगह पर हुआ है, तो मेरे को याद हो तो बकलो एक जगह है, चलो याद आ गया, हिमाचल प्रदेश का भी बकलो एक जगह है, वहां पर ये किया गया है। ठीक है, इतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप लोग हिमाचल प्रदेश भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। बाकी देखो, अलग देशों के बारे में अगर मैं बताऊं तो भारत और जापान के बीच यहाँ पर धर्म गार्डियन नाम की एक एक्सरसाइज है जो की जाती है, मिलिट्री एक्सरसाइज। और अगर मैं भारत फ्रांस के बारे में बात करूं तो भारत फ्रांस के बीच शक्ति है जो की जाती है। भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति है, ये शक्ति है, ये मित्र शक्ति है, दोनों में फर्क है, आप लोग याद रखिएगा। ये भारत और फ्रांस के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है, दोनों में अंतर है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, क्वेश्चंस आज के लिए इंपॉर्टेंट इतने थे। अब मैं कुछ आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज बताता हूँ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑटो डेबिट पेमेंट लागू करने की समय सीमा 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। ठीक है, 6 महीने के लिए बढ़ा दी है, पहले ये 31 मार्च तक थी और अब ये बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दी गई है। आरबीआई ने सभी को बोल दिया है, जितने भी आरआरबीज हैं, एनबीएफसीज हैं और पेमेंट गेटवे हैं, सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि अपना जो अपना समय सीमा है ये 31 मार्च से लेकर अब 30 सितंबर तक बढ़ा दिया और तब तक अपना जो आप कह सकते हो सारे के सारे जो गेटवेज हैं, जो कि अपना लेन देन है, जो भी अपना अतिरिक्त जो एएफए है, वो सब अपना कंप्लीट कर लें। साथ साथ अगला क्वेश्चन अगला है कि जो फिस्कल ईयर है 2022 यानी कि फिस्कल ईयर 22 है, उसकी जो पहली छमाही में बाजार में 7.24 लाख करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। यानी कि जब तक कह सकते हो कोरोना महामारी से जो प्रभावित अर्थव्यवस्था हुई है उसको पुनर्जीवित करने के लिए, फिर से कामकाज को स्टार्ट करने के लिए, संसाधनों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष जो 21 से 22 है ना हमारा, उसकी पहली छमाही में 7.24 लाख करोड़ का उधार लेने का निर्णय किया है सरकार ने। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला है, सरकार ने 4 पीएसबी उम्मीद करता हूँ आप लोग जानते होंगे पीएसबी क्या होती है। पीएसबी होती है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनके नाम मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक, ये 4 हैं जिनसे सरकार को 14,500 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने की घोषणा की। इनमें सरकार निवेश करेगी जिससे कि सरकार को शायद बेनिफिट हो, इसीलिए सरकार निवेश कर रही है। और ये जो पूरी की पूरी है ना सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों में 20,000 करोड़ की कुल है, उसमें से इतना ये इन 4 में निवेश करने वाली है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला है कि यूएस की बच्चों की प्रसिद्ध लेखिका बेवर्ली क्लीरी का निधन हो गया है। बेवर्ली क्लीरी का निधन हो गया है और उन्होंने लगभग 200 से भी ज्यादा उन्होंने काफी सारी मतलब आप कह सकते हो किताबें लिखी हैं जो कि बच्चों में काफी ज्यादा पॉपुलर भी रही हैं। उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि नेशनल मेडल ऑफ आर्ट से भी नवाजा जा चुका है और बच्चों में खासकर ये काफी ज्यादा पॉपुलर थी और उनका हाल ही में निधन हो गया। अगला है, महाराष्ट्र में कोरोना के 43,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 249 लोगों की
मौत हो चुकी है। देखो इस समय पर जो हॉटस्पॉट है एक तरीके से कह सकते हैं महाराष्ट्र में बना हुआ है। महाराष्ट्र में डेली काफी ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, काफी ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है और इसलिए वहाँ के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, अगर कोरोना के मामले इस तरीके से बढ़ते रहे तो वहाँ पर पूर्णतः लॉकडाउन लगा देंगे। जैसे कि पिछले साल पूरे देश में लगा था, इस तरीके से महाराष्ट्र में वो पूरे में लॉकडाउन लगा देंगे। अब उम्मीद ये की जा रही है कि लोगों गाइडलाइंस का पालन करें और साथ साथ कोरोना के मामले घटें तो सभी लोगों को सावधानी रहेगी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो देखो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, जान सकें डेली का करंट अफेयर। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देखो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की मैंने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।